नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 कौन सा कि पाठ नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के अंदर कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि धातुओं की लवण के साथ में अभिक्रिया, कि धातुओं की लवण के साथ में उसी प्रकार से अभिक्रिया होती है जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में विस्थापन अभिक्रिया हुई थी, कि उसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, अलग कर देता है उसके यौगिक में से। अब अपने देखो कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, कौन सी अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी कम क्रियाशील होती है। तो उसके लिए हमें एक डेफिनेशन पढ़नी होती है किसकी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जिसको अपने बोलते हैं रिएक्टिविटीज सीरीज, कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखना। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। मतलब क्या है, ज्यादा क्रियाशील से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो कम क्रियाशील की तरफ जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा है वो लिखें कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखना। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जब उसको अवरोही क्रम में रखते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह तो कुछ धातुओं को अपने लिखेंगे और फिर उनको याद करने की भी हम ट्रिक साथ में लिखेंगे। जैसे कि आप भी इसके नीचे सारणी बनाओगे साथ साथ में। के के का मतलब होता है पोटेशियम, एन ए सोडियम, सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, ए एल एल्यूमिनियम, जेड एन जिंक, और एस से अपने क्या बनेगा, हाइड्रोजन। चलो मैंने एक बार सारे लिख दिए और उसके बाद में आपको सारे नाम बताता हूं। देखो इसमें के का मतलब होगा पोटेशियम, एन ए का मतलब होगा सोडियम, सी ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जेड एन जिंक, और एच अपना वहां पे आ चुका है तो एच यहाँ पे नहीं आएगा। जिंक के बाद में होगा एफी आयरन, पीबी लेड, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये एजी का मतलब क्या होगा, सिल्वर, और पीटी को अपने क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। तो हम इन सभी के नाम लिख देंगे। आप साथ साथ में भी लिख सकते हो या वीडियो को बाद में रोक कर भी लिख सकते हो। के का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, Al का होगा एल्यूमिनियम, Zn का जिंक, Fe का आयरन, और Pb का क्या हो जाएगा, लेड होगा। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और मरकरी को ही अपने क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। और इसके बाद में क्या है, मरकरी, और ये हो जाएगा अपने सिल्वर यानी चांदी, और पीटी को अपने बोलेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा। ठीक है। तो जो ऊपर वाले तत्व हैं इनकी क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक होती है। तो मैं ऐसे एरो का साइन बना देता हूं कि इस एरो के साइन का मतलब क्या है, और ये एरो का साइन यहाँ पे आके ऐसे खत्म होगा कि ये वाली जो ऊपर वाली पांच छह धातुएं हैं अपने जिंक तक मानेंगे, तो वो होती हैं सबसे अधिक क्रियाशील। क्या होगी, सबसे अधिक क्रियाशील। इसके बाद में लिखा है कि घटती क्रियाशीलता, घटती, घटती का मतलब ये मध्यम में आ जाएगी, ठीक है, घटती क्रियाशीलता। और उसके बाद में क्या है, सबसे कम क्रियाशील, जो नीचे वाली होती है वो सबसे कम क्रियाशील। तो कल की क्लास में मैंने आपको जो लवणों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई थी उसमें मैंने आपको तीन एग्जाम्पल करवाए थे, और तीन में मैं करवाने के बाद मैंने चौथा उसका रिवर्स लिखा था पहले वाले का, और मैंने कहा था कि ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन सी थी वो अपने देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं देखो कि Zn प्लस में CuSO4, तीर का निशान ZnSO4, और प्लस में Cu। ठीक है। तो Zn ने Cu को अलग कर दिया था क्योंकि Zn की क्रियाशीलता थी वो Cu से ज्यादा थी। इसमें देखो Zn कहाँ पे है कि सर ये गया Zn, और Cu कहाँ पे है, वो Zn के भी नीचे है। तो Zn ज्यादा क्रियाशील होगा और Cu क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो ये अभिक्रिया पॉसिबल है। मैं इसका जस्ट उल्टा लिखता हूं कि Cu प्लस में ZnSO4, तीर का निशान, ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। और ये अभिक्रिया क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता Zn की क्रियाशीलता से कम है। अतः कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को पृथक नहीं कर सकता। तो ये आप इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो कि ये वाली पॉसिबल नहीं है। आपको ये वाली सारणी बनाने के बाद में तब इसके नीचे आपको ये लिखना है। इसके बाद में जो अगली अभिक्रिया हमने देखी थी, Fe प्लस में CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस में Cu। तो इसमें जो Fe की क्रियाशीलता है वो Cu से ज्यादा है। अब अपने जो सारणी बनाई है वो अब उसमें चेक कर लेते हैं। Fe ये क्या कि ये तो सर ऊपर है और कॉपर कहाँ पे है, नीचे। तो ऊपर वाले तत्व अधिक क्रियाशील तत्व नीचे वाले तत्व यानी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। लेकिन Cu प्लस में FeSO4 ये वाली अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को पृथक
नहीं कर सकता। ये इसका कारण हो गया। पीबी प्लस में CuCl2, PbCl2 प्लस में हमने बनाया था Cu। ये पॉसिबल है। चलो पीबी को देख लेते हैं, ये ज्यादा क्रियाशील है या नहीं। तो पीबी अपना ये आ गया, लेड। अब लेड है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो लेड है वो कॉपर को अलग कर सकता है। तो Zn भी, Fe भी और Pb भी कॉपर को अलग कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं क्या Hg कॉपर को अलग कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि Hg की संयोजकता है वो कॉपर से क्या, Hg की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से क्या है, कम है। इसका ठीक विपरीत भी आप लिख दो कि Cu प्लस में PbCl2, ये वाली पॉसिबल नहीं है। कि इसको हम याद कैसे करें, तो याद तो वैसे आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में अपने कुछ इसको ट्रिक वाइज देख लेते हैं। एक दो बार रिपीट करोगे, आप लिखकर देखोगे, तो ये ट्रिक आपके कंठस्थ हो जाएगी। जैसे कैसे, के का बना है, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो मुझे, एल से बना दिया आपने अल्लाह, जेडन से जानता, कि कुछ ना कहो मुझे अल्लाह जानता। इसके बाद में यहां तक कवर हो गया, फिर अपने लिखेंगे फिर भी, बी से पी भी हो जाएगा। फिर भी है क्या होगा, फिर भी है क्या होगा आगे। आगे का मतलब अपने फ्यूचर में, और पीछे इसको लिख सकते हैं यानी पास्ट में। कि कुछ ना कहो मुझे अल्लाह जानता, कि फिर भी है क्या होगा आगे पीछे। तो इसमें एक तत्व आप और ऐड कर सकते हो, वो कौन सा है, कि अपने इसमें सिल्वर के साथ में गोल्ड भी आता है, सोना। तो मैं इसको लिख देता हूं और का क्या हो जाएगा, ए। चलो, और आगे और पीछे, और पीछे से लिख देते हैं अपने पी टी। इसको बोलेंगे अपने गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है सोना, और पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। तो आपको ये वाली सारणी याद रखनी है, और फिर आपको ये बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल होगी और कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी। तो वो आप ये देख सकते हो कि अगर अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को पृथक करेगा तो वो पॉसिबल होगी, और कम क्रियाशील तत्व है और अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को पृथक नहीं कर सकता। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि धातु और अधातुएं आपस में क्रिया कैसे करती है। तो चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती है। और अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। अब इसके बाद में इसके जस्ट हम आगे करने वाले हैं। हेडिंग क्या होगी, धातु एवं अधातुओं की आपस में क्रिया। अधातुओं की आपस में क्रिया। कि धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो अपने यहां से ही शुरुआत कर देते हैं कि धातुएं धातुएं हमेशा क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं।
तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हमेशा धनायन बनाती है। धनायन बनाती है। ठीक है, कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। कि जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। अब इसके बाद में मैं देखो आपको कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिखाता जा रहा हूं, ठीक है, जिसको आपको इन चीजों को सीखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, तो हम लिखेंगे 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर। कि यहाँ पे बात करें कि अपने ये कोष कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से कोष कई सारे होते हैं, लेकिन हम चार प्रकार के कोष ही पढ़ेंगे। तो कोष होते हैं, पहला होता है के एल एम एन। ठीक है, तो के एल एम एन, और एन बराबर मान कितना रख सकते हैं, पहले कोष के लिए एन बराबर 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरे के लिए 3 होगा, चौथे के लिए 4 होगा। इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। और के एल एम एन, इसके अंदर भी इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे कि सर और भी कोष होंगे, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर इस तरीके से होते हैं। तो कोष कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से चार, के एल एम एन। और एन कोष में अधिक एन बराबर क्या होता है कि सर पहले कोष के लिए एन बराबर 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले कोष का नाम बताओ, बड़े सिंपल में पूछ लेते हैं कई बार, तो पहले कोष का नाम होगा के कोष, दूसरे का एल कोष, तीसरे का एम कोष, चौथे का एन कोष। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बताता हूं कि के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि सर के कोष में अधिकतम, आपको किसी भी कोष का पूछ सकता है कि सर एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, एल कोष में ज्ञात करो, एन कोष में ज्ञात करो। ठीक है, तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र वही 2n की स्क्वायर। और के लिए n बराबर 1 है, के लिए क्या है, n बराबर 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा में 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n की स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिर्फ 2 होंगे। इसी प्रकार से हम बात करें कि एल कोष में, बात तो वो सेम रहेगी। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला अपना 2n की स्क्वायर, कि सर अब n बराबर में क्या हो जाएगा, 2, तो 2 गुणा में 2 की स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर, कि सर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 होता है, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, तो दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। एम कोष में 2n की स्क्वायर, 2 गुणा में 3 की स्क्वायर, और n बराबर यहाँ पे कितना होने वाला है, 3। सर 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 से गुणा करना है, 3 का 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। एम एम के बाद में एन कोष में, कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही सीरीज, इसको थोड़ा अपने नीचे कर लेते हैं, कि 2n की स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एरो का साइन लगा दिया, मतलब मैं आगे बराबर लगा के लिख सकता हूं। तो बराबर में अपने क्या लिखेंगे, 2 गुणा में, सर n है तो 4, तो 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे 16, 16 का 2 के साथ करेंगे तो 32, तो ये आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो आपने ये जान लिया कि के कोष में, एल कोष में, एम कोष में और एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पहले में आपने बता दिया कि सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में अधिकतम होते हैं सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं लगा रहा, मैं सीधा लिख देता हूं। और इसके बाद में तीसरे में 18 होते हैं, और चौथे के अंदर कितने होंगे, 32 होंगे। तो ये हमारा क्रम आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो अधिकतम तो इतने होते हैं, वो तो एरो का साइन ये आ गया, लेकिन इसमें क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन की होती है। तो क्षमता के लिए हम बात करेंगे, पहले में अधिकतम भी 2 होते हैं, क्षमता भी 2 होती है। दूसरे में अधिकतम 8 होते हैं, क्षमता भी क्या होती है, 8 की होती है। तीसरे में अधिकतम 18 होते हैं, क्षमता भी इसकी 8 की होती है मात्र। होते तो 18 है लेकिन क्षमता 8 की होती है। इसमें 32 होते हैं, क्षमता इसमें 18 की होती है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली लाइन है, वो ये वाला बॉक्स है, वो इम्पोर्टेंट है कि क्षमता का। हम जब अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 2, 8, 8, 18 के हिसाब से भरने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 11 है तो पहले में तो अधिकतम 2 ही जा सकते हैं, तो 2 इसमें भर दूंगा। और दूसरे में 8, तो 8 और 2 10, और जो बचेगा वो कहां पे चला जाएगा, तीसरे में 1 चला जाएगा। देखो, इनकी जो अधिकतम क्षमता है, क्षमता से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, उस क्षमता के बराबर ही भरने हैं। कि उससे ज्यादा आ जाए तो सर, तो वो अगले वाले कोर्स में चले जाते हैं। तो एक बार वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने करते हैं इसके आगे। जैसे मेरे पास में है, मुझे निर्माण करना है किसका, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मैं कैसे निर्माण करूंगा, कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड, वो अपने बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझते हैं। सोडियम क्लोराइड कि सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ आप। आपको बताना है तो कैसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा। कि इसका सूत्र है वो तो बन जाएगा NaCl। अब अपने सोडियम को जानते हैं कि जो सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है, सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है। तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होगा। कितना होगा, 11।
कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन को मैं किस प्रकार से भरूंगा, वो अपने याद रखना है। 2 8 8 18। पहले में तो 2 पूरे आएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तो 8 और 2 10, क्योंकि इससे 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो एक जो बचा है वो लास्ट वाले में जाएगा, तो ये हो जाएगा KLM। अगर आपसे देखो, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज बनती है, पेपरों में भी कई बार पूछा हुआ है कि सोडियम के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि सोडियम के एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी मैं बात करूं, तो ये तो हो गया हमारा एक नंबर सोडियम। अब इसी में जो दूसरा तत्व है वो कौन सा है, कि सर Cl। और Cl कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 पे। तो ये बनेगा कितना, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो 2 8 7 होगा। ठीक है। और ये KLN। और आगे कोई इलेक्ट्रॉन होता तो आगे वाले कोष का भी नाम रख देता मैं, क्या, N कोष। तो अगर ये M कोष में पूछेगा क्लोरीन तो 7 होते हैं, अगर N में पूछेगा तो आप कहोगे सर 0 होते हैं, कि इसमें N कोष में होते ही नहीं है। जैसे मैंने सोडियम देखा Na, और इसका जो कोष विन्यास है वो इस तरीके का होगा, 2 8 और 1। अब ये बताओ आप कि मेरे पास में जो क्रम होता है ना, क्रम, तो मैं साइड में वो लिख देता हूं कि वो होता है 2 8 8 और 18। कि कोई भी तत्व है वो अपना कोष पूरा करना चाहता है। अगर पहला होगा तो वो ये कहेगा कि मुझे 2 मिल जाने चाहिए तो मेरा कोष पूरा हो जाएगा, दूसरे कोष को 8 मिल जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है, उसका कोष पूरा हो जाए, और तीसरे को 8 हो जाए तो उसका कोष पूरा हो जाएगा, और चौथे में 18। तो इनकी बस दो ही कंडीशन होती है, या तो ये ग्रहण करके अपना कोर्स पूरा करें, या इसको त्याग कर अपना कोर्स है वो पूरा करें। इनका ये नहीं कि अपने आधा भरा हुआ छोड़ देंगे, आधा घटा हुआ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। या तो इसमें तीसरे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 1, और होने कितने चाहिए, 8। होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये दो काम कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, और या 8 जैसा बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो इसके लिए आसान काम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये सोडियम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस। तो प्लस आ जाएगा, और प्लस में इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो बन क्या जाएगा, 2 8 जैसा बन जाएगा। ठीक है। कि आधा अधूरा नहीं चाहिए, या तो पूरा हो, या तो पूरा भर जाए, या वो वाला कोष समाप्त हो जाए। तो ये क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाती है इसकी संयोजकता। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी, Cl। Cl में कितने, 2 8 7। अब इसके पास में भी तीसरा कोष है, कि तीसरे कोष में होने चाहिए 8, लेकिन है कितने, 7। तो इसके पास में भी दो कंडीशन बनती है, कैसी, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इसका 8 हो जाएगा, या ये 7 को त्याग दे। तो इसके लिए जो आसान काम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, कौन, Cl। तो Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो प्लस आता है, अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कोई तत्व करता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। अब इसका जो कोष विन्यास होगा वो कैसा हो जाएगा, 2 8 8 जैसा हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर माइनस लगा हुआ है तो आप ये समझ सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसके बाद में अपने बात करेंगे आगे, कि सोडियम के ऊपर तो क्या आ गया, कि सर Na+ आ गया, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, तो हम कहेंगे क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस। कि ये प्लस वाली संयोजकता जाएगी, सी प्लस वाली जो संयोजकता जाएगी, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं बॉक्स में बंद।
इसके ऊपर क्या है, प्लस है, और ये भी हमारा क्या है, बॉक्स में बंद है इस तरीके से, और इसके ऊपर माइनस है। तो इसकी जो प्लस वाली संयोजकता जाएगी Cl के पैर में, कि एक है तो एक का मतलब कोई होता नहीं है, और माइनस एक जाएगी वो इसके पैर में जाएगी। कभी भी सूत्र बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस और माइनस को भूल जाओ, और इधर भी एक है, इधर भी एक है। अगर दोनों तरफ समान संयोजकता होती है तो सूत्र को वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा सीधा NaCl। ठीक है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन जाएगा, NaCl, कि जब सोडियम और क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इस प्रकार से करते हैं। या मैं आपको एक और बताता हूं, कि जैसे सोडियम हो गया, कि सोडियम के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप कहोगे सर सोडियम के बायतम कोष में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले देखा जाएगा। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैं इसके द्वारा ऐसे दर्शा देता हूं। इधर मैंने बना लिया क्या, क्लोरीन, और इसके बायतम कोष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 को मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और लेने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। Na क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, 6 7 8। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ये +1 -1, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता सूत्र बनाते समय, और दोनों की संयोजकता होती बराबर होती है, तो वो बराबर होती है, तो सूत्र को हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो NaCl। आप इतना करके भी छोड़ सकते हो तो भी सही है, और आप इतना करके भी छोड़ते हो तो भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो अपने आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में एक आपको होमवर्क के रूप में है, क्या आप इसका निर्माण करना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका आप निर्माण करके देखना। इसका सूत्र होता है वो है MgCl2। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक 12 है, तो 2 8 2 हो जाएगा। क्लोरीन का वो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। वो एक क्लोरीन को देगा, तो दूसरा किसको देगा, दूसरे क्लोरीन को देगा। तो आप इसी तरीके से बना के देखना, नहीं तो मैं आपको कल की क्लास में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।